आज के टॉपिक में मैं दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में आपको जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना सिखाऊंगा, जिसमें नंबर 1 पे सैलरी इनकम है और दूसरे नंबर पे प्रॉफिट ऑन डेट। यानी कि ऐसे तमाम लोग जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं जिनको जो है वो सालाना 6 लाख रुपए ज्यादा या महाना 50,000 रुपए से ऊपर जो है वो तनख्वाह मिलती है, उनका जो है वो टैक्स काट लिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। वो लोग अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे? और दूसरे वो तमाम लोग जिनके पैसे जो है वो बैंक्स में पड़े हुए हैं और उनके सेविंग्स अकाउंट है और उनके ऊपर जो है वो बीइंग ए फाइलर जो है वो 15% जो है वो टैक्स की कटौती होती है, वो किस तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप घर बैठे भी अपनी रिटर्न को जो है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको अंदाजा हो कि आप ठीक तरीके से जो है वो सही जगह पे एंट्री किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपकी टैक्स रिटर्न गलत ना हो और आपको जो है वो उससे रिलेटेड कोई FBR का नोटिस ना आए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल नॉलेज जो है वो लोगों तक शेयर हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास जो है वो लीगल अपडेट्स जो है वो बाकायदगी से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो सारी बातों का समझ आ जाए। और कोई भी बात आपने अगर मजीद पूछनी हो वीडियो के बाद, अगर आपको वो किसी चीज़ का कोई लीगल क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो लीगल एडवाइस पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप अपना IRS लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो है वो एक कॉलम आ रहा होता है। तो इसमें आपने जो है ना वो डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स दिए गए हैं। सबसे आसान तरीका वो आप ये है कि अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और इसके अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो है वो मल्टीपल सोर्सेज हैं, यानी सैलरी इनकम के अलावा भी आपकी कोई इनकम है, तो उसके लिए आप जो है वो नॉर्मल रिटर्न को जो है वो सिलेक्ट करें। तो मैं चूंकि आपको ऐसी रिटर्न के बारे में बताने लगा हूँ, कोई ऐसा शख्स, क्योंकि सैलरी वाले जितने भी उनके कम से कम 2 सोर्सेज होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, कुछ भी किया होता है, जिससे उनको जो है वो एक फिक्स फॉर्म में कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इस वजह से जो है हम इसको नॉर्मल रिटर्न को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपने 2024 को जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप 2024 लिखेंगे तो आपके सामने ईयर आ जाएगा। 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक जो है ना वो टर्नओवर आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा, आपने इसमें जो है वो पे स्लिप जो है वो अपनी देखनी है। तो पे स्लिप किस तरह की होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि एक सैलरी स्लिप हो रहा है मेरे पास। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड एट द सम ऑफ फीस 4,711 रुपीज़ जो है वो डिडक्टेड है। और इसमें जो है वो टोटल सैलरी आ रही है जी कि इतनी सैलरी जो है ना वो थी 7,88,451 रुपये, और उसके ऊपर जो है वो 4,711 रुपये जो है ना वो टैक्स काटा गया था। तो इधर आपने बेसिकली ये जो कॉलम है 1009, इसमें आपने अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम लिखनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसमें जो है वो जो एम्प्लॉय की सैलरी थी वो सालाना 10 लाख रुपए थी। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे टैक्स चार्जेबल की एक ऑप्शन होती है आपके लेफ्ट साइड पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही नीचे कॉम्पिटिशन होता है। जैसे आप कॉम्पिटिशन पे करेंगे तो वो आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर देगा। तो आप ये देखें 10 लाख के ऊपर जो उसने टैक्स कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं कि इसमें 10,000 रुपीज जो है वो टैक्स आ रहा है पेएबल। लेकिन इसमें चूंकि सैलरी इनकम है और इसमें इसका टैक्स अगर एडवांस में पहले कट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो एक एडजस्टेबल टैक्स का जो है वो कॉलम आ रहा है। आपने एडजस्टेबल पे क्लिक करना है तो साथ ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि ये वो कॉलम है जहाँ पे सैलरी जो है वो एम्प्लॉय की उसमें से टैक्स कट रहा है। तो हम यहाँ पे जो है ना वो अमाउंट लिख देंगे कि आपका जो है वो 10,000 रुपया जो है वो पहले से ही वो उसमें काट लिया गया है। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो टैक्स लायबिलिटी जो एडमिटेड टैक्स की थी वो 0 हो चुकी हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है। आपने सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है। अगर आपका टैक्स कट चुका है तो आपने एक एंट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट के कॉलम में जाके 1009 के अगेंस्ट करनी है, और यहाँ से टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स में जाके आपने जो है वो 6402,004 के अगेंस्ट जो है वो अमाउंट की एंट्री करनी है जहाँ पे आपका टैक्स कट चुका है। इसके अलावा जो दूसरा कॉलम है वो आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट में जाके आपने अपने एसेट्स को जो है वो लिख देना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपने उसका जो है वो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है और आगे उसकी डिटेल लिखनी है कि वो हाउस है, फ्लैट है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या उसका एरिया क्या है, उसमें कौन से शहर में। ये सारी, अगर वो प्लॉट है तो प्लॉट का लिखे, फाइल है तो फाइल का लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपने एज इट इज लिख देनी है। फिर इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं वो एक अलग टॉपिक है, तो उसमें आपने जो है यहाँ पे
कैपिटल एसेट्स में भी उसकी एंट्री करनी है, क्योंकि कल को आपको अगर 7E के फॉर्म की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपने एंट्री करनी है, वो भी एक अलग टॉपिक, उस पर मैं अलग से वीडियो। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट में आपने जो है वो अपने अकाउंट को जरूर मेंशन करना है, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है या जहां से आपका जो है ना वो टैक्स डिडक्ट हो रहा है। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई गाड़ी है वो आपने लिख देनी है, अगर आपके पास कोई प्रीशियस पोजेशन है जिसमें आपका गोल्ड वगैरह शामिल है तो वो आपने लिख देना है बीच में। फिर इसके अलावा अगर आपके कोई हाउस होल्ड इफेक्ट है, कैश कितना है, वो सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। और अगर आपका एसेट किसी और के नाम पे, जिस तरह मिसिस के नाम पे है, वालदा के नाम पे अगर आपने कोई अपना जो है वो एसेट बनाया हुआ तो उसकी भी एंट्री आपने लिख के तो रिकंसिलिएशन में आपने आ जाना है। इसमें अगर आपने पहले भी रिटर्न फाइल किया तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी एसेट्स आ रहे होंगे। आपने अगर पिछले साल भी रिटर्न फाइल की है तो आपने इंपोर्ट जरूर कर लेना इसको अपनी रिटर्न की एंट्रीज फाइल करने से पहले, ताकि आपका डाटा जो है वो सिंक हो जाए। फिर उसके अलावा जो है वो आपने जो इनकम है उसको यहाँ पे लिख देना है, अमाउंट की जगह पे जो आपने इस साल जो है वो अर्न की है टैक्सेबल टोटल इनकम लिखनी है, जो आपने शुरू में एम्प्लॉयमेंट में इनकम फ्रॉम सैलरी के कॉलम में लिखी थी। फिर उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, जिसमें अगर आपने कोई रेंट अदा किया वो लिख देना है। फिर रेट, सेस, चार्जेस, व्हीकल मेंटेनेंस, अगर आपके पास बाइक या गाड़ी कुछ भी है तो उसकी एंट्री आपने कर देनी है। जो आपने बिजली का बिल दिया है उसकी एंट्री भी आपने कर देनी है, वाटर, गैस, टेलीफोन। अब इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ना, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए। अगर आपका जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई एंट्री गलत कर दी है। और अगर इसमें माइनस के साथ अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कैश मौजूद है जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो आप वो एंट्री कैश में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी 10, 20, 50, 100 प्लस में अगर आपकी कोई अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब आपकी अमाउंट एक्सेस में आ रही है, या आपने एक्सपेंस ज़्यादा कर लिया, या आपका कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है जो आपने एंट्री में गलत कर दी है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी रिटर्न जो है वो बनानी है और उसको आप जो है वो किसी भी हेड ऑफ इनकम में लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स जिसका जो है वो बैंक में प्रॉफिट भी आ रहा है तो उसको टैक्स चार्जेबल में जाके सबसे पहले जो है वो फाइनल, फिक्स्ड एंड मिनिमम की एक एंट्री होती है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जाना। क्योंकि ऐसे तमाम लोग जिनकी बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है और वो लोग 15% टैक्स डिडक्ट करवा रहे हैं तो उनका ये टैक्स फाइनल टैक्स है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एफ करके 7B जैसे लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अगर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन रुपीज, तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने लिख देना है कि वो अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, करंट है, सेविंग है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, वो आपने सारा लिख देना है। वो कौमी मरकज़ी बचत है, वो बैंक है, वो कुछ भी है, वो आपने सारा जो है वो इसमें डिटेल एंटर कर देना। अब ये तो एंट्री आ जाएगी आपकी उस सूरत में अगर आपका प्रॉफिट जो है वो सालाना 50 लाख रुपए से कम है, आपको 10 लाख मिला, 20 लाख मिला, 30 लाख मिला। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई भी एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे जैसे हम एंट्री इसकी मुकम्मल कर लेते हैं तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे लेते हैं जी आपको 5 लाख रुपया जो है वो टोटल प्रॉफिट था, उस पर 15% टैक्स डिडक्ट, यानी 75,000 रुपया जो है वो आपका टैक्स इसमें जो है वो कट चुका है। जैसे आप इसकी एंट्री करेंगे, आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपका 75,000 रुपया यहाँ पे जो है वो फिक्स फाइनल में आ गया, लेकिन आपका जो नेट रिजल्ट है एडमिटेड इनकम टैक्स में वो चेंज नहीं हुआ। तो जब आपने वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्री करनी है इसकी तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाके एक तो यहाँ पे सैलरी इनकम जो है वो इधर आएगी आपकी, फिर उसके अलावा जो आपकी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स है जिसमें आपका प्रॉफिट ऑन डेट है तो उसकी एंट्री आपकी यहाँ पे आएगी। ये दोनों आपकी इनकम जो है वो काउंट होंगी, यानी आपने 7031 कॉलम में भी एंट्री करनी है और 7033 कॉलम में भी एंट्री करनी है। तो ये दो तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन डेट की। लेकिन अगर आपका ऐसा प्रॉफिट है जो सालाना 50 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी, फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना पड़ेगा। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉलम है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन डेट इफ अमाउंट एक्सीड्स 5 मिलियन। तो हम यहाँ पे मिसाल तौर पर ले लेते जी आपको 55 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट आया है। जैसे हम इसको 55 लाख को एंटर करेंगे तो हमारा जो नेट चार्जेबल टैक्स है वो आप देख सकते हैं कि ये चूंकि नॉर्मल टैक्स रजीम में चला जाएगा तो इसमें वो हमें बताएगा जी आपने 16 लाख रुपया जो है वो भी मजीद टैक्स पे करना है। लेकिन ये टैक्स इस वजह से आएगा क्योंकि इसको हमने फ्लैट पे अभी रखा है, लेकिन जो आपका 15% बैंक काट चुका होगा, नेशनल सेविंग वाले काट चुके होंगे, वो आपने जो है वो एडजस्टेबल टैक्स में आके यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर जो है वो लिख देना उसकी अमाउंट 640,000 के ऊपर आपने जो है वो जो आपका टैक्स कटा है। मिसाल के तौर पे आपका 55 लाख रुपए पे 15% टैक्स काटा है बैंक ने, जो है वो 8.25 लाख रुपए बनता है, तो आप यहाँ पे 8.25 लाख रुपए लिख देंगे यहाँ पे। तो जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8,05,000 रुपये रह जाएगी। अब इसमें बात आ जाती है कि ये इतना ज़्यादा टैक्स क्यों हो गया। वो इस वजह से हो गया क्योंकि अब आपको जो है वो सिंगल सोर्स के बजाय जो आपकी टोटल अमाउंट है ना, जिसको हम टोटल इनकम कहते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज किया है। तो आपको जो है वो टोटल इनकम
सिस्टम ने 65 लाख रुपया जो है वो कैलकुलेट किया, यानी इसमें 10 लाख रुपया सैलरी को भी काउंट किया गया और 55 लाख रुपया आपकी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे भी काउंट किया गया। और जब ये चीज़ आ जाती है तो आप पे फिर नॉर्मल टैक्स स्लैब लगते हैं। बेशक आपके सैलरी के ऊपर टैक्स कट चुका है, बेशक आपका प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स कट चुका है, लेकिन आपको चूंकि नॉर्मल टैक्स रिजीम में उन्होंने डाल दिया सिस्टम ने, क्योंकि यही लॉ है कि अगर आपका 50 लाख रुपए से ऊपर जो है वो टैक्स चला जाएगा तो आपको जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 8 लाख रुपये आपने टैक्स इस तरीके से पे करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।